अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर NRO अमल दरामद केस की हियरिंग थी। आज जो कुछ भी हुआ, बहुत से सियासी मुबस्सिरीन ये कह रही हैं कि ये बड़ा एक्सपेक्टेड था, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि जो लास्ट हियरिंग थी उसके अंदर काफ़ी एक जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा भी किया गया था और लग रहा था कि कोई वर्केबल सोल्यूशन सामने आएगा। आज जब अटॉर्नी जनरल साहब जा रहे थे कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने ये कहा कि वो कोई कन्फ्रंटेशनल मोड लेकर नहीं जा रहे, आराम से आर्ग्यू करेंगे, प्लीड करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट को। बहरहाल ऑनरेबल जजेस ने आज जो फैसला किया वो हमारे सामने है। राजा परवेज अशरफ साहब को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का शो कॉज नोटिस इशू कर दिया गया है। नाज़रीन, इस के ऊपर हम आज एक डिटेल्स में डिस्कशन भी करेंगे और मैं चाहता हूं आपको रिकॉल कराने के लिए कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू किया गया था, तो उस वक्त डेट्स क्या थी, इसकी टाइमलाइन क्या थी। एक स्लाइड आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रही होगी आपको रिकॉल कराने के लिए कि 16 जनवरी 2012 को उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू किया गया था। 19 जनवरी को गिलानी साहब पहली दफा पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। 2 फरवरी को उनको इंडाइट करने की अनाउंसमेंट की गई थी, यानी कि हुक्म दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 13 फरवरी को गिलानी साहब फिर पेश हुए, उन्हें इंडाइट किया गया। 26 अप्रैल को गिलानी साहब फिर अदालत में पेश हुए और उन्हें कन्विक्ट किया गया। 19 जून 2012 को गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। नाज़रीन, ये तो एक ब्रीफ फैक्ट शीट थी जो कि हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए रखी कि आपको मालूम पड़ जाए कि किस तरह से प्रोसीडिंग्स हुई थी और गिलानी साहब का जो अदालती सफ़र था वो किस हद तक मुख्तसर था या कितना बड़ा था। इसके अलावा नाज़रीन, इस केस के हवाले से बात होगी और आगे चल के ये भी बात होगी कि आज एक अहम डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शेख रशीद साहब के दरमियान एक इलेक्टोरल अलायंस हुआ है और 13 अगस्त को इमरान खान साहब शिरकत भी करेंगे जो शेख रशीद साहब का जलसा है उसके अंदर, और वहाँ पर इस इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान भी फॉर्मली किया जाएगा। सेठी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सेठी साहब, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। अब मुझे ज़रा आप बता दें, आप यू हैव बीन कमेंटिंग अबाउट इट, वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट इट, आपको क्या लगता है जो कुछ हुआ वो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर साहब को? देखिए, आपको याद होगा कल ही अभी हम बात कर रहे थे तो हमने ये कहा कि, और मेरा ये तज्जिया था और आज भी है कि टॉक फाइट फाइट। अच्छा, कि आपने कहा था ना कि अटॉर्नी जनरल साहब और अदालत के दरमियान कुछ नरम बातें हुई हैं और कर देखना है कि नरमी होती है कि नहीं। और मैंने आपसे अर्ज किया था, मैंने कहा था कि नहीं, आप देखिएगा कि बातें भी होंगी और लड़ाई झगड़े भी होंगे, टॉक फाइट फाइट। और उस सिलसिले में मैंने आपसे ये अर्ज किया था कि एक तरफ जरदारी साहब कोर कमेटी की मीटिंग्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम ये खत लिखें, और दूसरी तरफ वो अटॉर्नी जनरल साहब को कह रहे हैं कि आप जाके वहाँ सॉफ्ट रवैया इख्तियार करें और टाइम लें और उन्हें कहें कि कोई मिडिल रास्ता हम ढूंढेंगे। इसी तरीके के साथ मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अदालत की तरफ से भी मिडिल रास्ते की बात भी हो रही है और साथ साथ कि हम तो कोई मुकमुका नहीं करेंगे और हम असूलों के ऊपर ठहरे हुए हैं और सवाल ही पैदा नहीं होता कि कुछ इस किस्म की बात हो और आप हमें डिले करने की कोशिश ना करें। तो मैंने आपसे ये कहा था कि दोनों तरफ से टॉक फाइट फाइट चलेगी, और आज जो कुछ हुआ वो बिल्कुल 100% टॉक फाइट फाइट। आपने देखा कि अटॉर्नी जनरल साहब सॉफ्ट और अदालत हार्ड, बाहर पीपल्स पार्टी हार्ड भाड़ रही है, अदालत के अंदर पीपल्स पार्टी सॉफ्ट, और इसलिए अदालत के अंदर अटॉर्नी जनरल के खिलाफ क्योंकि बाहर की बातें कोर्ट हो रही थी। आपने देखा जज हजरात ने जिक्र किया टेलीविजन प्रोग्राम का जो कि बाहर है अदालत से, और उसका हवाला दिया कि वहां क्या हो रहा है। तो वहां तो हार्ड लाइन ली जा रही थी ना, टेलीविजन के ऊपर जब पीपल्स पार्टी वाले आते हैं तो वहां तो हार्ड लाइन लेते हैं और उसके हवाला दिया गया। तो बाहर की हार्ड लाइन का हवाला अदालत ने दिया, पीपल्स पार्टी ने अदालत के अंदर खड़े होकर सॉफ्ट लाइन ली। तो अगर अदालत ने हार्ड लाइन का नोटिस लिया तो फिर अदालत को भी हार्ड लाइन रिस्पॉन्स करनी थी। अब उन्होंने रिस्पॉन्स 2 हफ्ते 3 हफ्ते की आगे दे दी है, और मैं ये समझता हूं कि वहां अदालत में आपने देखा पूछा गया अटॉर्नी जनरल साहब को कि आप तो डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप डिले करने की कोशिश नहीं कर रहे तो रिव्यू पिटीशन का क्या बातें शुरू कर दी हैं आपने। तो आगे से उन्होंने कहा जी देखें वो तो अगर तो आप 12 जुलाई की बात करते हैं तो फिर तो ये है, और अगर आप 25 जुलाई की बात करते हैं तो फिर ये है। इस किस्म की बातें अटॉर्नी जनरल साहब ने कही, जिसके ऊपर अदालत ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी तो एक ही बात है, इसमें 2 बातें नहीं है, हम तो 12 जुलाई वाली ही बात ही है, जो हमने ऑर्डर किया वही है, उसके ऊपर जवाब दें आप।
अच्छा, तो 25 जुलाई को आपको याद है सॉफ्ट अप्रोच थी जस्टिस खोसा की। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि जो ये 3 हफ्ते की मोहलत दी गई, ये मुनासिब मोहलत है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इनको पहले भी टाइम दिया है और अब भी टाइम है इनके पास। अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने वो रिव्यू पिटिशन फाइल कर दी है। अब देखना ये क्योंकि बीच में ईद आ रही है, तो क्या अब होगा ये मुनीब के ये रिव्यू पिटिशन जो है, जाहिर है इसको पहले डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा कि ताकि 25 वाली तारीख जो है वो बरकरार रहे। मगर क्या रिव्यू पिटिशन 25 से पहले खत्म हो जाएगी या नहीं, और अगर हो जाएगी तो जो प्राइम मिनिस्टर को जो बुलाया और उसमें छुट्टी हो जाएगी इसकी रिव्यू पिटिशन में, वही फैसला होगा जो पहले हुआ था। और फिर प्राइम मिनिस्टर को आना पड़ेगा और आके बात करनी पड़ेगी, और अगर वो नहीं होगी तो फिर एक डेट और आगे बढ़ जाएगी, 25 की जगह पे 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन और मिल जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। अच्छा ठीक। अच्छा सेठी साहब, मुझे ये बताएं कि आपने खैर बता दिया कि रिव्यू भी फाइल हो गया है, चलें इसकी हम लीगल डिटेल्स में नहीं जाते। मुझे ये बताएं, डू यू स्टिल फील कि इस वक्त भी हुकूमत के पास कोई वर्केबल सोल्यूशन है? आई रिपीट, क्योंकि अभी तक हमारी जो टूटी मोटे हमारे सोर्सेज हैं वो तो ये बताते हैं कि वहां पर तो कोई अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रहा। वो यही कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए खत खुद कोई नहीं लिखना हमने, और ईद के बाद भी शायद मौकफ यही रहेगा। तो आपको क्या लगता है, यू हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट दिस, कि कोई वर्केबल सोल्यूशन इनको निकालना पड़ेगा? अगर निकालना पड़ेगा तो डू यू स्टिल बिलीव आज की कार्रवाई के बाद कि कुछ करेगी गवर्नमेंट? देखिए, बिल्कुल आई बिलीव इट वेरी स्ट्रांगली कि ये गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि दूसरा प्राइम मिनिस्टर घर जाए, और अदालत नहीं चाहेगी कि दूसरा प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा जाए। ये मैं आप समझे पॉलिटिकल कन्विक्शन है मेरी, एक मेरी बिलीफ है। क्योंकि अगर दूसरे प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया गया तो इसमें नुकसान सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, अदालत का भी होगा और मुल्क का भी होगा। इसलिए लोग बच्चे नहीं हैं, लोग जिद में नहीं हैं कि जी जो भी होगा होगा, नहीं, ऐसे नहीं है। दोनों साइड्स को एहसास है कि किस किस्म के कितने सीरियस और संजीदा प्रॉब्लम्स हैं और इसके साथ क्या और प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। और मेरा ये वक्त नहीं है कि मैं आपको बताऊं कितने संजीदा नेशनल सिक्योरिटी और के प्रॉब्लम्स हैं मुल्क को, और जजेस को भी इन बातों से वो भी आगाह हैं, हुकूमत को भी पता है, ऑपोजिशन को भी पता है। इसलिए मैं समझता हूं कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगी, और अगर कोई कॉन्ट्ररी व्यूज हैं तो आप मुझे सुनाएं, मैं एक्चुअली मैं वही चाह रहा था कि आपका जो व्यू है उसके बिल्कुल ऑपोजिट व्यू है अब्दुल हफीज पीरजादा साहब का। वो पीजन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, वो क्या कहते हैं इसके बारे में, नाज़रीन जरा सुनिए। 27 तारीख को राजा परवेज अशरफ साहब आके कहेंगे कि जनाब मैं खत नहीं लिख सकता, वो तो बिल्कुल वाज़ेह है, और दरमियानी कोई सिचुएशन हो नहीं सकती। जैसे चीफ जस्टिस साहब ने किसी कहा था कि अदालतों में ये मुकाव नहीं होता है। एक आइन का प्रोविजन है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बाइंडिंग है, आपने उस पर अमल करना है, तमाम इंस्टीट्यूशंस ने उस पर अमल करवाना है। जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ जो जजमेंट आई उस पर भी अमल दरामद हुआ ना, वो चले गए ना छोड़कर। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर भी वही स्टैंड लेंगे जो इनके प्रेडिसेसर ने लिया था। हाँ, टाइम का नहीं कह सकते कि 1 महीना लगेगा, 15 दिन लगेंगे 27 तारीख के बाद या क्या होगा, लेकिन अनलेस द गवर्नमेंट चेंजेस और 180 डिग्री या यू टर्न करते हैं और कहते हैं हम खत लिख रहे हैं, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि कोई मुख्तलिफ नतीजा निकलेगा। दिस प्राइम मिनिस्टर विल अनफॉर्चुनेटली ऑल्सो हैव टू गो। सेठी साहब, अनलेस 180 डिग्री चेंज, सो लगता तो नहीं है। जरदारी साहब को भी याद होगा, आपको उन्होंने कह दिया था कि कम वट में कुछ नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे। मुनीब, आपने इंट्रोड्यूस किया पीरजादा साहब को एज अ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल एक्सपर्ट। जी सही है ना? जी जी, मैं आपसे कह रहा हूं दिस इज नॉट ए लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। ठीक ये सियासी मैटर है, दिस इज पॉलिटिक्स। एतजाज एहसन साहब ने भी कहा कि अब लगता ऐसे है कि आइन और कानून की बातें नहीं हो रही, सियासत हो रही। तो आई इंसिस्ट, आई मेंटेन माय पोजीशन कि सियासत हो रही है। पीरजादा साहब के साथ मैं उनका बहुत एहतराम करता हूं, मगर मैं एग्री नहीं करता उनसे। अर्ज ये है कि 27 तारीख को वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को आके कहना पड़ेगा, वो आएंगे और वो कहेंगे मैंने खत नहीं लिखना। मैं समझता हूं कि पहली बात तो यह कि शायद 27 तारीख को प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे। हो सकता है तो भी हो जाए, थोड़ा आगे हो जाए, पहली बात। दूसरी बात यह कि प्राइम मिनिस्टर अगर आएंगे भी तो जरूरी नहीं है कि उस वक्त आके वो कहें कि मैं खत नहीं लिखता।
उस वक्त और भी कोई सिचुएशन निकल सकती है, डिपेंड ये कि कितनी मोहलत मिलती है उन्हें। बिकॉज देखिए, मैं ये समझता हूं कि सियासी तौर पे, तजिया के तौर पे, कि इलेक्शन होनी है, इंटरिम गवर्नमेंट आनी है, इंटरिम गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का कोई कंट्रोल नहीं होगा। जो भी कर लें ये, प्रेसिडेंट साहब का कंट्रोल इंटरिम गवर्नमेंट पे नहीं होगा, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कंट्रोल होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली चीफ जस्टिस साहब का होगा, और ये लीगली और पॉलिटिकली उसमें नवाज शरीफ और इमरान खान साहब का कंट्रोल होगा। तो प्रेसिडेंट साहब चाहेंगे, या अगर मैं उनकी जगह पे होता और मुझे ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता, तो मैं चाहता कि उस गवर्नमेंट से आने से पहले मैं कोई सोल्यूशन इसकी निकालूं। हाँ, ये ना हो कि अगर ये सोल्यूशन मैं टाइम तो गेन कर लूं और इसके ऊपर फैसला भी ना हो, एक प्राइम मिनिस्टर गया, दूसरा गया, तीसरा भी मैं सैक्रिफाइस कर दूं, मगर वो फायदा क्या अगर एक इंटरिम गवर्नमेंट ने आके अदालत के फैसले, अदालत के हुक्म के ऊपर ऐसा खतरनाक खत लिख देना है, तो फिर क्या होगा। इसलिए बेहतर ये सियासी तौर पे कि खत अगर लिखना ही है तो हम खुद लिखें, बिकॉज सैक्रिफाइस करने के साथ खत तो नहीं को, उसका जो असर है वो तो नहीं खत्म होता ना। एक प्राइम मिनिस्टर चला गया, दूसरा चला गया, तीसरा चला गया, इंटरिम गवर्नमेंट बन गई, इलेक्शन का वक्त आ गया, फिर क्या करेंगे। 3 प्राइम मिनिस्टर भी गवाए और फिर इंटरिम गवर्नमेंट से खत भी लिखवाया अपने खिलाफ। नो, दैट्स बैड पॉलिटिक्स। गुड पॉलिटिक्स इज खींचो इसको, जितना अरसा खींच सकते हो, जितना प्रेशर डाल सकते हो डालो, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करो अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द जजेस, एंड पुट प्रेशर ऑन द जजेस टू एक्सेप्ट सम सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। वो क्या कॉम्प्रोमाइज है? वो कॉम्प्रोमाइज पहले दिन से मैं आपको कह रहा हूं, मिडिल वे भी हो चुका है। मिडिल वे क्या है? अब मिडिल वे के ऊपर बहुत सी बारीकियां हैं। एक तरफ तो इशारा हुआ लॉ मिनिस्टर साहब की तरफ से कि देखिए, पिछले नैब के चेयरमैन ने भी तो एक खत लिखा था ना। हाँ जी, हाँ जी, उसका इशारा तो हुआ। व्हाट वाज रॉन्ग विद दैट? विद दैट वाज कि नहीं, अदालत ने कहा था सॉरी, ये तो हुकूमत को लिखना चाहिए। एग्जैक्टली। तो देख लिया जाए उस खत में क्या था। क्या उस खत की थोड़ी बहुत अमेंडमेंट हो सकती है? अमेंडमेंट मैंने आपको पहले भी जिक्र किया किस किस्म की। अगर सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करता है एक ड्राफ्ट जिसमें बड़ी वाज़ेह तौर पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो ड्राफ्ट नहीं एक्सेप्ट किया था ना, उन्होंने कहा था कि नहीं सॉरी, ये गवर्नमेंट को भेजना चाहिए। एग्जैक्टली। अब अगर गवर्नमेंट एक खत लिख देती है और उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे लिख देती है कि जी प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी है, और सुप्रीम कोर्ट ये बात मानता है कि इम्यूनिटी है, और प्रेसिडेंट के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते, प्रेजुडिस पोजीशन ऑफ द इम्यूनिटी ऑफ द प्रेसिडेंट। हम ये कहते हैं कि कयूम साहब जो थे, उन्होंने जो खत लिखा था वो नल एंड वॉइड है। मतलब आइडियल सिचुएशन है सर। तो मतलब है, अगर ये खत लिख देते हैं और आके सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं हमने खत लिख दिया जी, ये खत लिखा है, अब उस वक्त अदालत को ये देखना है इज दैट लेटर एक्सेप्टेबल टू द अदालत और नॉट। ऐसे ही है ना। तो उस वक्त अदालत ये कह सकती है हाँ ये दिस लेटर इज एक्सेप्टेबल। हो ये भी सकता है कि मूट कर लिया जाए, मूट से मुराद ये है कि फ्लोट कर लिया जाए कि इस किस्म का खत, और अगर वो खत अदालत को एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर गेम और आगे चलेगी। मैं ये समझता हूं कि दोनों साइड्स वांट टू फाइंड अ वे आउट, इसमें कोई शक नहीं है, और कि प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी है, अदालत भी एक्नॉलेज करती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि खत लिखना है जो कि जस्टिस कयूम का खत को विड्रॉ करना है। तो कहता हूं ये मिडिल वे निकलेगा इवेंचुअली। तो इसलिए मैं माजरत के साथ अपने सीनियर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर से डिसएग्री करता हूं, बिकॉज यहां वो पॉलिटिकल जो एंगल है उसको नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली ये फैसला पॉलिटिकल डिसाइड होगा कानून के मुताबिक या आइन के मुताबिक। वो गवर्नमेंट एक बात कहती है, सुप्रीम कोर्ट दूसरी बात कहती है, वो बात की बात है। अच्छा, नहीं ठीक है, आपकी जो बात है सेठी साहब, उससे मैं अगर ये कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं यासीन आज़ाद साहब, उन्होंने एग्री ज़रूर किया है, उन्होंने कहा जी कोई तीसरा हल इसका निकाला जाए, आप वाली बात है। मैं चाहूँगा आपको आसमा जहांगीर साहिबा ने जो आज कहा, उन्होंने बड़ी हार्ड लाइन है, ऑब्वियसली वो क्रिटिसिज्म बड़ा उनका होता है। मैं चाहता हूँ कि आज के ऑर्डर के ऊपर उन्होंने क्या बात की है, ज़रा ये आप सुनिए। देखें, ये बिगनिंग ऑफ द एंड न्यू प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं है। आपको जैसे पहले भी मैंने अर्ज किया था कि प्राइम मिनिस्टर आते जाते रहते हैं, और हमने तो पहले भी एक प्राइम मिनिस्टर के हक में कोई स्टेटमेंट नहीं दी, मगर दिस इज द बिगनिंग ऑफ एन एंड ऑफ अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहती हूँ कि आज जब अदालतें
अपने फैसले अखबारात पढ़ के और आपके टीवी देख के करें, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो हम वकीलों को भी चाहिए कि हम अपनी जो बहस है वो आपकी टीवी पे आके कर दिया करें, ताकि ये टीवी से ही सुन लिया करें। अच्छा सेठी साहब, ये बड़ा जैसे कहते हैं ना सख्त किस्म के क्रिटिसिज्म था आसमा जहांगीर साहब। अच्छा, पहली बात मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्या आप एग्री करते हैं कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस? देखिए, मैंने आपसे कहा था कि पीरजादा साहब कॉन्स्टिट्यूशनल बातें कर रहे हैं और बातें सियासी हैं, और मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता। आसमा जहांगीर साहिबा ने कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर डिसमिस होता है तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। ऐसे ही है ना? सही। तो मैं अगर आपसे कहूं कि प्राइम मिनिस्टर अगर ना डिसमिस हुआ तो फिर बिगिनिंग ऑफ द एंड कहां से होगी? वो तो आज की प्रोसीडिंग्स को ही कह रही है ना, वो तो आज ही की प्रोसीडिंग्स को कह रही है। अर्ज ये है कि सब जानते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द एंड नहीं होना। जिस एंड का जिक्र हो रहा है वो एंड नहीं होगा। ओके। वो एंड है मार्शल लॉ या मिलिट्री की इंटरवेंशन। ना जजेस चाहेंगे, ना ऑपोजिशन चाहेगी, ना मीडिया चाहेगी, ना हुकूमत चाहेगी। ये एक क्लिफ के एज तक जाएंगे, फिर पीछे हट जाएंगे। मैं नहीं समझता कि अगर प्राइम मिनिस्टर, जैसे मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर डिसमिस नहीं होगा, कोई मिडिल वे निकलेगा। अगर मिडिल वे निकल आता है तो देन देयर इज नो बिगिनिंग ऑफ द एंड, देन वी विल गो इनटू एन इंटरिम गवर्नमेंट विद ऑल मैटर्स सेटल्ड। और ये आखिरी वक्त तक सेटल नहीं होंगे। ये जो टॉक फाइट की स्ट्रेटजी होती है, ये लास्ट स्टेज तक जाती है। आपने देखा जब भी नेगोशिएशंस होती है वो आखिरी स्टेज पे जाती हैं, जब टूटने लगती है तो उस वक्त जाके बाद जो है वो फिर फाइनली, जैसे कहते हैं ना वो जो चिकन फर्स्ट, वो जो आपको याद है अंग्रेजी का मुहावरा है कि पहले चिकन कौन कहेगा, तो ये वो पहले चिकन वाली बात ये है कि गाड़ी कब रोकनी है किसने। और मैं समझता हूँ गाड़ियां रुक जाएंगी बिफोर दे रोल ओवर द एज, क्योंकि सब प्लेयर्स को एहसास है। इसलिए ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आसमा। उन्होंने जो हमारा ये जो निशानदेही की है कि जी खतरा कितना है, वो बिल्कुल सही कह रही हैं। और पीरजादा साहब ने जो बात कही कि अगर ऐसे ना हुआ तो ये होगा, वो भी सही कहते हैं। मगर अगर की बात और अगर की बात, वो अगर होना नहीं है। अच्छा, वो अगर होना नहीं। एक ब्रेक ले लेते हैं सेठी साहब। कितना फर्क है राजा परवेज अशरफ साहब की पोजीशन में और कितना फर्क था यूसुफ रजा गिलानी साहब की पोजीशन में जब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस उन्हें इशू हुआ, तो कितना फर्क था दोनों प्राइम मिनिस्टर्स में? नाज़रीन, इसके हवाले से बात करेंगे। क्या यूसुफ रजा गिलानी साहब ज्यादा वल्नरेबल थे? इसके ऊपर कोशिश करेंगे सेठी साहब का कॉमेंट ले। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।